जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपके #जियो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस के। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है और किस तरह से उसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को बैलेंसिंग ही नहीं आती और बच्चों की आफत आ जाती है बच्चा कि कैसे करें बैलेंसिंग, और बच्चे परेशान हो जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें बच्चों के सामने बैलेंसिंग करने के लिए आती हैं। तो उसी बैलेंसिंग को बिल्कुल इजी बनाने के लिए मैं तुम्हारे सामने आज पेश कर रहा हूं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का चुटकियास्त्र। चुटकियास्त्र का मतलब है बिल्कुल चुटकियों में केमिकल इक्वेशंस को आप लोग बैलेंस कर दोगे। तो समझना है, बिल्कुल 5 मिनट ध्यान से सुनना है, फिर आप लोग किसी भी केमिकल इक्वेशंस को, चाहे वो छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी केमिकल इक्वेशंस हो, उसको आसानी से बैलेंस कर लोगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज केमिकल इक्वेशंस। तो हमारे पास है केमिकल इक्वेशंस। हमने सबसे पहले यह समझना है कि ये केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, क्या मतलब है केमिकल इक्वेशंस का। तो केमिकल इक्वेशंस का मतलब है कि कोई केमिकल रिएक्शंस हमारे पास दे रखी है। केमिकल रिएक्शन हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन जो हमारे पास दे रखी है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, वही क्या होता है हमारे पास, वही हमारे पास होता है केमिकल इक्वेशंस। तो इसकी डेफिनेशंस लिख लेते हैं, यानी कि हम बोलेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ, symbolic representations of chemical reactions in the form of symbol and formula। उसी को हम क्या कह रहे हैं, केमिकल इक्वेशंस कह रहे हैं। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर बताया गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, सिंबल की फॉर्म में लिखना है, फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है, वही हमारे पास केमिकल इक्वेशंस हो जाएगी। या फिर हम सिंपली समझ सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम सिंबलाइज कर रहे हैं, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वही हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, केमिकल इक्वेशंस। तो आप समझ लेते हैं कि किस तरह से हम रिएक्शंस को सिंबलाइज करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शंस है, फॉर एग्जांपल कोई केमिकल रिएक्शंस है कि नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन क्या कर रहा है बच्चों, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और क्या दे रहा है, गिव्स आउट अमोनिया। इस तरह से बोल रहा है कि अमोनिया वो हमारे पास दे रहा है। तो ये हमारे पास बार बार लिखना पड़ रहा है यार कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फिर जाके अमोनिया बन रहा है, ये लिखना पड़ रहा है जिसमें काफी समय लग रहा है। तो इसलिए हम रिएक्शंस को क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी हमारे पास हो जाए और टाइम कम से कम लगे उसको। तो इसलिए हम किसी भी रिएक्शंस को सिंबलाइज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो मैं बोल रहा हूं जैसे यहां पर नाइट्रोजन है N2, हाइड्रोजन है H2, और इसका रिएक्शंस कर दिया और अमोनिया बन गया हमारे पास NH3। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया कि हमने रिएक्शंस को क्या कर दिया है बच्चों, ये रिएक्शंस को हमने क्या कर दिया, सिंबलाइज कर दिया। यानी कि ये हमारे पास जो है कुछ एलिमेंट्स थे, कुछ एटम्स थे, उसको हमने सिंबलाइज करा इस तरह से, और फिर जाके क्या लिख दिया, उसका रिएक्शंस बना दिया बहुत ही आसानी तरीके से, है ना। तो ऐसे अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बोल रहा है, और क्या बन रहा है हमारे पास, बोल रहा है वाटर बन रहा है। तो वाटर बन रहा है तो इसको कर लीजिएगा, हाइड्रोजन हमारे पास H2 हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारे पास O2 हो जाएगा, और वाटर बन रहा है H2O। अभी हमारे पास ये रिएक्शंस कभी भी हम यहां पर बैलेंस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन रिएक्शंस को हम आगे अभी बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक। और कोई भी केमिकल रिएक्शंस लिखनी है बच्चों तो वो बैलेंस ही लिखनी है, बैलेंस लिखना बहुत जरूरी होता है। अभी तो खैर हम सिंपल समझ रहे हैं कि इस तरह से लिख रहे हैं, बाद में इसको बैलेंस भी करेंगे, और किस तरह से बैलेंस करेंगे बिल्कुल चुटकियों में बताएंगे तुम्हें किस तरह से बैलेंस करेंगे। तो आगे भी समझ लीजिएगा। मान लीजिए उसने बोल रखा कि मान लीजिए जिंक है, और जिंक किसके साथ रिएक्शंस कर रहा है, कॉपर सल्फेट किसके साथ रिएक्शंस कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शंस कर रहा है, और गिव्स आउट बोल रहा है हमारे पास जिंक सल्फेट, कि जिंक सल्फेट हमारे पास मिल रहा है, और कॉपर इस तरह से अलग हमारे पास मिल रहा है, इस तरह से बोल रहा है। तो इस रिएक्शंस को लिखने इतना जो है काफी टाइम लग रहा है इसको लिखने में। तो इसी को सिंपल बनाने के लिए क्या हो गया, उसका सिंबल लिख दिया, जिंक का सिंबल लिख दिया Zn, और कॉपर सल्फेट का जो है, कॉपर का सिंबल होता है Cu और सल्फेट का होता है SO4, यानी कि लिख दिया कॉपर सल्फेट। और फिर हमारे पास क्या बन गया बच्चों, यहां पर जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 और प्लस कॉपर यहां पर अलग निकल गया। तो इस तरह से हमारे पास एक केमिकल रिएक्शंस हमने
लिख दिया है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि भाई वो कुछ बोल रहा है कि मान लीजिए कोई एटम जो है, जैसे बोल दिया है कि हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है, इस तरह से बोल रहा है एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शंस कर रहा है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है, क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें वो दे रहा है, और क्या दे रहा है, यहां से हाइड्रोजन गैस दे रहा है, इस तरह से दे रहा है। तो बोलेगा तो एल्यूमिनियम हमारे पास किस तरह से होगा, Al प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ये क्या देगा हमारे पास AlCl3, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 दे रहा है, और यहां से हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो अभी हमारे पास कोई भी रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना सीख लेते हैं। तो पहले हमने सीख लिया कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, और केमिकल इक्वेशंस हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होती है, जिसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब समझते हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। पहले इसको छाप लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस, यानी कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हम क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, और इसको बैलेंस करने के लिए मैं आपके सामने लाया हूं ट्रिक। और ट्रिक क्या है, वो चुटकी अस्त्र। क्या है, चुटकी अस्त्र। हमने बिल्कुल चुटकियों में रिएक्शंस को बैलेंस करना है, तो इस तरह से लिख देते हैं, चुटकियों में रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है ना, क्या करना है, चुटकियों में एक रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो देखिए चुटकियों में मतलब बहुत आसानी से ऐसा लगेगा, अभी बैलेंस करना रिएक्शंस ऐसा लगेगा कि जैसे लड्डू बिल्कुल आसानी से खा जाओगे। तो अभी देखिएगा, जैसे अभी हमने रिएक्शंस पढ़ा था कि हम बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन का रिएक्शंस कर रहे हैं नाइट्रोजन के साथ, और हमारे पास क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है। तो अब इस रिएक्शंस को किस तरह से बैलेंस करना है, तो एक बात सुन लीजिएगा। बैलेंसिंग करने से पहले एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहां पर मैं इसका स्टार पॉइंट लिख रहा हूं कि ये बैलेंस करना क्यों जरूरी है। रिएक्शंस को बैलेंस करना इसलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये फॉलो करता है एक लॉ को, और वो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास रिमेन कांस्टेंट, कि मास क्या है, कांस्टेंट है। पूरी की पूरी रिएक्शंस का मास कांस्टेंट है, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये बोलता है ना। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास रिमेन कांस्टेंट, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रिमेन कांस्टेंट। यानी कि मास नाई जो है खत्म होता है, नाई बनता है, मास तो क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो अगर हम मास की बात करें, तो वो मास क्या है, वो द्रव्यमान क्या है, वो समान है, वो कांस्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये लॉ हमारे पास क्या बोलता है किसी रिएक्शंस को रिगार्डिंग, तो हम बोलेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो इसलिए हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंटली ये बात ध्यान रखना। तो अब बैलेंस कर लेते हैं ये रिएक्शंस। ये रिएक्शंस हमारे पास क्या है कि H2 रिएक्ट कर रहा है N2 के साथ, और क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है NH3, जैसे अभी हमने समझा था एग्जांपल में। तो इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस किस तरह से करना है, मैं बोलता हूं बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इनके सामने लिख दो क्या, ABC, एबीसी मेथड, एबीसीडी मेथड लिख लीजिएगा इनके सामने, यानी कि जितने भी हैं उनके सामने कुछ ना कुछ उनका प्रीवियस फैक्टर लिख लीजिएगा, है ना। उस प्रीवियस फैक्टर को उससे सिंबलाइज कर दिया। जैसे मैंने यहां पर बोला कि हाइड्रोजन का प्रीवियस फैक्टर ए है, N2 का क्या है B है, और NH3 का क्या है C। तो ये हमने उनके फैक्टर्स लिख दिए हैं, बैलेंसिंग फैक्टर लिख दिए हैं। अपनी मर्जी से ABCD आप लोग जो XYZ कुछ भी ले सकते हो यार, जो मर्जी है वो लो। हम बात कर रहे हैं किसका, ABC। तो ABC हमने लिया है यहां पर। तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्या लिखना है, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो अभी देखना है कि हमारे पास H2 रिएक्टेंट में कितना है, यानी कि हाइड्रोजन अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ कितना है, हम बोलेंगे हाइड्रोजन रिएक्टेंट की तरफ 2 है। तो 2 का मतलब यहां पर 2A आ जाएगा, इज इक्वल टू प्रोडक्ट की तरफ हाइड्रोजन कितना है, तो हम बोलेंगे 3, और 3 किसके साथ मल्टीप्लाई है, C के साथ, तो हम बोलेंगे ये 3C के बराबर है। ठीक है। दूसरी बात,
यहां पर B को देख लेते हैं, यानी कि N2 को देख लेते हैं। N2 यहां पर, यानी कि नाइट्रोजन कितना है यहां पर, नाइट्रोजन यहां पर 2 है, तो हम बोलेंगे यहां पर नाइट्रोजन 2B है। और इज इक्वल टू यहां पर नाइट्रोजन क्या है, यहां पर नाइट्रोजन केवल C है, एक ही है, तो हम बोलेंगे यहां पर नाइट्रोजन C है। तो इस तरह से पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि दोनों में से या फिर जिनमें भी जो भी हमने ये बनाई है, ये फॉर्म बनाई है, तो उन फॉर्म में देखेंगे कि जो ज्यादा बार आ रखा होगा, जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रखा होगा, उसको हम कंसीडर कर लेंगे यूनिटी, यानी कि 1 मान लेंगे। तो जैसे हम बात करेंगे, यहां पर A आ रखा है, इसमें A है, इसमें A नहीं है, चलो ठीक है। यहां पर C है, इसमें C है, इसमें भी C है, यानी कि दोनों में जो है C जो है रिपीट हो रहा है, तो हम रिपीट होने वाले को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो हम बोलेंगे कि लेट्स, मान लीजिएगा, हम बोलेंगे इस तरह से, मान लो है, मानना ही है, मान लो C इज इक्वल टू 1। अगर हमने C मान लिया 1, अगर C को 1 मान लिया, तो देखो यहां पर इस A की वैल्यू क्या आएगी, इस A की वैल्यू देख लीजिए, हम C को 1 मान रहे हैं, तो यहां पर A की वैल्यू देखो, यानी कि 2A इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। यहां पर A की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। अब B इज इक्वल टू चलते हैं, यानी कि अगर B हमें निकालना है, तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/2। और हमें पता है C हमने क्या मान रखा है, 1, तो B इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। यानी कि हमारे पास A की वैल्यू भी निकल गई, B की वैल्यू भी निकल गई, C की वैल्यू भी निकल गई। अब इन वैल्यू को यहां पर रखिएगा रिएक्शंस में, तो आप बिल्कुल बहुत आसानी से इस रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास है ये H2 प्लस N2 और गिव्स आउट NH3, ये है ना बच्चा। तो हमें पता है कि भाई H2 का बैलेंस फैक्टर A है, A की जगह पे A की वैल्यू क्या है, 3/2। हम क्या बोलेंगे कि A की जगह पे अब हम क्या रख रहे हैं, 3/2। और B की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, 1/2। और C की जगह पे हम क्या रख रहे हैं बच्चों, C की जगह पे रख रहे हैं 1। तो अब देखिए, अब तो हमारे पास ये रिएक्शंस बैलेंस हो गई, लेकिन हमें ये जो है बाय 2 जो है अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको क्या कर दीजिएगा, जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो है मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरी रिएक्शंस के साथ, तो पूरा का पूरा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3H2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा N2, और ये यहां पर हमारे पास बन जाएगा 2NH3। यानी कि बहुत ही आसानी से ये रिएक्शंस बैलेंस हो गई। तो देख लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से, देखो यहां पर हाइड्रोजन 6, तो यहां पर भी हाइड्रोजन 6, यहां पर नाइट्रोजन 2, तो यहां पर भी नाइट्रोजन 2, और बहुत आसानी से ये रिएक्शंस क्या होगी, बैलेंस होगी। अब किसी भी रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना है, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, पहले इसको छाप लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शंस को बैलेंस करना है, मान लीजिए जो हमने अभी पढ़ा था कि भाई H2 जो है O2 के साथ रिएक्शंस कर रहा है और H2O बन रहा है। अब हमने इसको बैलेंस करना है, तो बिल्कुल आसान है, फिर से वही लिख दीजिएगा, ABC लिख दीजिए, ABC। तो अब जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दीजिए, क्योंकि वही जरूरी होता है किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो हम बोलेंगे यहां पर जो है, यहां पर इक्वेशंस बना देंगे कि यहां पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो हम बोलेंगे A यहां पर जो है 2A हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर देखो, यहां पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो ये 2 किसके बराबर है, C के बराबर। हम बोलेंगे यहां पर 2C है ना, यानी कि 2A इज इक्वल टू 2C यहां पर हो गया। फिर यहां पर ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहां पर क्या है 2, यानी कि 2B यहां पर हम लिख दिया, इज इक्वल टू यहां पर ऑक्सीजन कितना है 1, यानी कि 1C हमने यहां पर लिख दिया, यानी कि C लिख दिया इस तरह से। अब हमने देखना है दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन में हमारे पास C निकल के आ रहा है, तो हमने बोल दिया कि मान लो, फिर से क्या करना है, मान लो, है ना, ये लिखना नहीं है बार बार, इससे हम बोल रहे हैं मान लो C इज इक्वल टू 1। अगर हमारे पास C इज इक्वल टू 1 है, तो यहां पर 1 हो जाएगा, यानी कि हम बोलेंगे 2A इज इक्वल टू 2। यहां पर हम बोल रहे हैं कि C की जगह पे 1 रख दिया, यानी कि C की जगह पे 1 रख दिया, तो 2A इज इक्वल टू 2 ही हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 2A इज इक्वल टू 2, और A इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2/2, यानी कि 1, यानी कि A इज इक्वल टू भी हमारे पास क्या आ गया बच्चा, 1 आ गया। ऐसे हमें इसमें भी हमें क्या रखना है, C इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो हमें पता है 2B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि C इज इक्वल टू हमने 1 रख दिया, और B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से हमारे पास A की वैल्यू निकल गई, B की वैल्यू निकल गई, C की वैल्यू निकल गई। रख दीजिएगा इस रिएक्शंस में हमारे पास है H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा
ए की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। बी की जगह पे क्या रखना है, 1/2। और सी की जगह पे क्या रखना है, सी हमारे पास 1 यानी कि 1। और रिएक्शंस देखिए आपके सामने पूरी की पूरी बैलेंस हो गई, लेकिन हम चाहते हैं ये 2 हट जाए, तो उस जो डिनोमिनेटर हमारे पास आया उससे जो है पूरी रिएक्शंस को बैलेंस कर दिया, और यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करके यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 यानी कि यहां पर आ जाएगा 2H2O प्लस, ये जो है इससे कट जाएगा, यहां पर O2 इज इक्वल टू, यहां पर भी 2 आ जाएगा, 2H2O। और ये हमारे पास रिएक्शंस बैलेंस होके आ गई। बहुत ही आसान। तो नेक्स्ट रिएक्शन देख देते हैं, पहले इसको भी छाप लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन से मान लीजिए अभी हमने क्या पढ़ा था, Zn प्लस CuSO4 और गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर Zn एक है, यहां पर भी Zn एक है, यहां पर Cu एक है, यहां पर भी Cu एक है, यहां पर SO4 एक है, यहां पर SO4 भी एक है, यानी कि ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशंस है। हम बोलेंगे ये ऑलरेडी बैलेंसिंग जो है, ये बैलेंस रिएक्शंस है भाई। ऑलरेडी इसमें बैलेंस ही नहीं करना, अपना दिमाग मत लगाते जाना, पहले रिएक्शंस को देख लेना कि भाई बैलेंस है कि नहीं है ना। जो बैलेंस है उसको क्यों बैलेंस करना है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट जैसे मान लीजिए हमने अभी पढ़ा था कि हमने बोला कि एल्यूमिनियम के रिएक्शंस हमने करवाई थी किसके साथ बच्चा, एल्यूमिनियम के रिएक्शंस हमने करवाई थी HCl के साथ, और यहां पर प्रोडक्ट बनाया था AlCl3 और हाइड्रोजन गैस यहां से निकाली थी। तो इसको अगर हमें बैलेंस करना है तो वही ABCD लगा दो यार, है ना, जितना ज्यादा होगा ABCD लगाते रहिए, यानी कि ABCD लगाया है ना, इस तरह से हमने यहां पर D, इसको इस तरह से बना देते हैं, D लगाया, और ये हमारे पास लग गया ABCD। अब इसके लिए हम बना देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाया तो इक्वेशंस बना दिया कि यहां पर एल्यूमिनियम है A के बराबर, यहां पर एल्यूमिनियम किसके बराबर है, C के बराबर है, यानी कि C, A इज इक्वल टू C। और फिर हमने देखा कि यहां पर हाइड्रोजन किसके बराबर है, B के बराबर, और यहां हाइड्रोजन जो है किसके बराबर है, D, यानी कि 2D, यानी कि यहां पर एक हाइड्रोजन है तो एक B के बराबर, यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन है तो D, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2D। ठीक है। ऐसे Cl देखो, यहां पर Cl देखो, क्लोरीन देखो ये B के बराबर है, और यहां पर क्लोरीन देखो 3 है, यानी कि 3C के बराबर। इस तरह से हमारे पास बन गया। अब जो है, अब जिनमें जो कॉमन है उसमें यानी कि मैक्सिमम बार जो रिपीट हो रखा है उसको हमने 1 मानना है। तो देखो A तो यहीं पर है, ठीक है, B इन दोनों में है और C भी इन दोनों में। मान लीजिए हमने C इज इक्वल टू क्या माना, 1 मान लिया है ना। हम बोल रहे हैं C इज इक्वल टू हम क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, तो A इज इक्वल टू अपने आप ही 1 हो जाएगा, A इज इक्वल टू भी अपने आप 1 हो जाएगा। जब C इज इक्वल टू 1 है, यहां पर 1 रखेंगे तो A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है। तो जब C इज इक्वल टू 1 है तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा, यानी कि C इज इक्वल टू 1 है तो B इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और B इज इक्वल टू हमारे पास, यानी कि हमारे पास A भी निकल गया, B भी निकल गया, C भी निकल गया। अगर D निकालना है तो D देखो, यानी कि 2D इज इक्वल टू यहां पर B है और B हमारे पास 3 है, तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2, और ये हमारे पास D की वैल्यू भी निकल के आ गई। अब रख दीजिए हमारे पास रिएक्शंस क्या है, हमारे पास रिएक्शंस है यहां पर एल्यूमिनियम प्लस HCl गिव्स आउट क्या दे रहा है, AlCl3 प्लस H2, इस तरह से दे रहा है ना। अब रखिएगा, अब हमने बोला A की जगह पे हमने क्या रखा, 1, तो यहां पर रख दो बच्चा 1, और B की जगह पे, B की जगह B कहां है, B यहां पर है 3, तो B की जगह पे रख दिया यहां पर 3, और C यहां पर C हमारे पास क्या निकल के आया, उसको हमने 1 माना था तो C की जगह पे रखा 1, और D हमारे पास क्या आया था, 3/2, उसकी जगह पे रख दिया 3/2। तो हमें ये 2 पसंद नहीं है, बाय 2 जो है फ्रैक्शंस में पसंद नहीं है, तो पूरी रिएक्शंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर अपने पास क्या आ गया, देखो यहां पर आ गया 2Al प्लस यहां पर ये 6HCl प्लस सॉरी गिव्स आउट, यहां पर क्या हो जाएगा 2AlCl3 प्लस यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 3H2। इज इट क्लियर? बहुत आसान है। तो देख लीजिएगा, अब देख लीजिए बैलेंस हुआ, यहां पर एल्यूमिनियम 2, चलो यहां पर भी एल्यूमिनियम 2, ठीक है। हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन भी 6 है, ठीक है। क्लोरीन क्या है, 6 क्लोरीन है, तो यहां पर भी क्लोरीन 6 हो गया, यानी कि बहुत ही आसानी से ये रिएक्शंस बैलेंस हो गए। अब और भी रिएक्शंस देखते हैं जो हमारे पास बुक में दे रखे हैं, उनको भी देखते हैं, पहले इसको छाप लीजिएगा।
नेक्स्ट रिएक्शन समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है बेस है NaOH और एसिड है H2SO4 और इसका रिएक्शंस करा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, यानी कि Na2SO4 बन जाएगा प्लस यानी कि वाटर बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना बच्चा, हमेशा एक बात ध्यान रखना, जहां पर भी हमारे पास कोई बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ, यानी कि एसिड और बेस की जहां पर एसिड और बेस की जहां पर भी रिएक्शंस होती है तो उस रिएक्शंस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशंस रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशंस है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का मतलब है कि एसिड को बेस में मिला दिया तो रिएक्शन न्यूट्रल हो गई, तो उसी वजह से हम उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास क्या निकल के आता है, एक तो बनता है सॉल्ट यानी कि मेटल सॉल्ट और दूसरा बन के आता है हमारे पास वाटर। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगी तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की डेफिनेशंस भी आप खुद ही लिख लोगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जहां पर एसिड बेस की रिएक्शंस हो रही है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शंस करता है तो हमेशा सॉल्ट और वाटर देता है, उसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो अब हम देख लेते हैं इसको बैलेंस किस तरह से करना है। हम वही लिख रहे हैं ABC करके लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं यहां पर जो है ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, यानी कि ABCD करके लिख दिया। अब हम देख रहे हैं यहां पर सोडियम, हम किसको देख रहे हैं, सोडियम Na हम देख रहे हैं, तो Na किसके बराबर है, A के बराबर, हम बोल रहे हैं Na A के बराबर है। यहां देखो Na जो है किसके बराबर है, C, यानी कि पर 2 है C, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2C, ठीक है। ऐसे हम बात कर रहे हैं यहां पर जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देखिएगा, हाइड्रोजन क्या है यहां पर, एक तो यहां पर A के बराबर है हाइड्रोजन, प्लस किसके बराबर है, प्लस किसके बराबर है, 2B के बराबर है, 2B, ठीक है। यहां पर 2B के बराबर हो गया। और अब देखना इज इक्वल टू साइड, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन केवल और केवल यहां पर यानी कि 2D के बराबर है। नेक्स्ट हमें देखना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो ये A है यहां पर, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन A है। फिर यहां पर भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है यहां पर 4B है, इज इक्वल टू यानी कि 4 यहां पर ऑक्सीजन है, B है तो 4B हो गया, इज इक्वल टू यहां पर ऑक्सीजन कितना है देखिएगा, ऑक्सीजन यहां पर 4C है तो यहां पर 4C प्लस यहां पर जो है D है तो D हो गया। अब सल्फर की बात कर लेते हैं, तो सल्फर हमारे पास क्या है, सल्फर यहां पर भी B है और यहां पर सल्फर C है, तो हम बोल रहे हैं यहां पर सल्फर जो है, सल्फर हमारे पास B है और यहां पर सल्फर जो है C के बराबर है। इज इट क्लियर? तो ये हमने इक्वेशंस बना दी हैं। तो हम ये बात देखते हैं कि इन सब में जो है मैक्सिमम बार कौन रिपीट हो रहा है, तो हम देख लेते हैं। जैसे हमने बोला यहां पर A रिपीट है, यहां पर भी ये A है, ये A है, यानी जो है मैक्सिमम बार यहां पर A जो है रिपीट हो रहा है, C भी रिपीट हो रहा है, तो C रख दीजिए, जैसे C यहां पर और यहां पर। तो मान लीजिए C इज इक्वल टू हमने 1 रख दिया है ना, तो मान लीजिए C इज इक्वल टू 1 रख दिया है, हम किसी को भी रख सकते हैं, तो हम बोल रहे हैं C इज इक्वल टू मान लीजिए हमने 1 रख दिया, ठीक है बच्चा। जब C इज इक्वल टू 1 रख दिया, जब C इज इक्वल टू 1 रख दिया तो A इज इक्वल टू क्या आ गया 2, यहां पर इससे हमारे पास A इज इक्वल टू 2 आ गया। जब A इज इक्वल टू 2 आ गया यानी कि तो ये C इज इक्वल टू 1 है तो B इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि A इज इक्वल टू हमारे पास निकल गया 2, B इज इक्वल टू निकल गया 1, C इज इक्वल टू निकल गया 1। अब D निकालना है, तो D हम कहां से निकाले, इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। तो D मान लीजिए इधर से निकाला तो हमारे पास A इज इक्वल टू क्या है, A इज इक्वल टू हमारे पास 2 है तो हमने 2 रखा, प्लस B इज इक्वल टू हमारे पास 1 है तो हमने यहां पर 1 इंटू करा 2 के साथ, तो 2 इज इक्वल टू यहां पर लिखा 2D है ना, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू 2D और D इज इक्वल टू क्या हो गया, ये कट गया यानी कि 2 आ गया। यानी कि हमारे पास A की भी वैल्यू आ गई, B की भी वैल्यू आ गई, C की और D की सबकी वैल्यू निकल के आ गई। तो रख दीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है रिएक्शंस NaOH प्लस H2SO4 गिव्स आउट क्या दे रहा है, क्या दे रहा है Na2SO4 प्लस H2O, यानी कि ये यहां पर हमारे पास दे रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर हमारे पास A है, यहां पर A है तो A इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया 2, तो हम लिखेंगे 2। यहां पर B है तो B इज इक्वल टू क्या निकल के आया 1, तो यहां पर लिख दिया 1 है ना। C इज इक्वल टू क्या निकल के आया 1, तो यहां पर है C तो यहां पर 1 लगा दीजिएगा है ना। और D निकल के आया है 2 तो यहां पर लगा दीजिएगा 2। अब देख लीजिए आपकी रिएक्शंस पूरी की पूरी बैलेंस हो गई है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर सोडियम 2 है तो यहां पर भी सोडियम 2 है, ठीक है। यहां पर जो है हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन 2 इधर हो गए
गए और 2 इधर हो गए, 4 हाइड्रोजन। तो यहां पर भी देखिए 4 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन देखो तो यहां पर ऑक्सीजन 2 और 4 6 ऑक्सीजन है यहां पर देखो 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। सल्फर देखिएगा यहां पर 1 सल्फर है, यहां पर भी 1 सल्फर है और हमारे पास रिएक्शंस क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। बहुत आसानी से रिएक्शंस पूरी की पूरी बैलेंस हो गई है। तो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, इससे भी बड़ी रिएक्शन देख लेते हैं। पहले इसको छाप लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास बैलेंस करने के लिए मान लीजिए बच्चों हमारे पास यहां पर है NaCl प्लस AgNO3 और यहां पर ये बदलेगा किसमें, NaNO3 और AgCl में, है ना बच्चों। ये हमारे पास AgCl का PPT बनता था और ये हमने PPT वाली रिएक्शंस में भी पढ़ा था, प्रेसिपिटेशंस वाली रिएक्शंस। तो देख लेते हैं इसको, अगर हम बैलेंस कर रहे हैं तो इसको किस तरह से बैलेंस करना है। तो यहां पर देखिएगा हमारे पास पहले ये चेक कर लें कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो हम बोलेंगे यहां पर एक Na है, यहां पर भी एक Na, ठीक है, यहां पर एक Cl है, यहां पर भी एक Cl है, ठीक है, यहां पर Ag है, एक Ag है, ठीक है, NO3 एक है, NO3 एक है, यानी कि ये रिएक्शंस तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही बैलेंस है। जितने मास रिएक्टेंट की तरफ है उतना ही प्रोडक्ट की तरफ है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ये फॉलो पहले से ही कर रहा है ना। तो हम बोलेंगे यहां पर ऑलरेडी ये रिएक्शंस क्या है बच्चों, बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शंस, ये रिएक्शंस अपने आप में बैलेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी चेक कर लेना, पता चल रहा है रिएक्शन बैलेंस है और अपने आप ही जो है लगे जा रहे ABCD करना, ठीक है। तो पहले ये देख लेना रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो नेक्स्ट रिएक्शंस अगर हमारे पास दे रखा है, मान लीजिए इस तरह से दे रखा है BaCl2 प्लस H2SO4, है ना, और इसके जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, BaSO4 प्लस HCl बनेगा, है ना। इस तरह से हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। अब बोल रहा है इसको बैलेंस करिए, तो हमें पता है हमने बिल्कुल बैलेंस करना है चुटकियों में ABCD, ये तो हमें पता ही है, बचपन से आती है यार ABCD। तो देख लीजिएगा हम बात कर रहे हैं यहां पर Ba क्या है, A के बराबर, यहां पर Ba किसके बराबर है, C के बराबर, ठीक है। यहां पर क्लोरीन अगर हम बोले ये 2A हो जाएगा, यानी कि 2A क्लोरीन हो जाएगा, जबकि यहां क्लोरीन क्या है, केवल D है, तो D इज इक्वल टू हमारे पास हो गया। अब हमने यहां पर हाइड्रोजन देखना है, हाइड्रोजन यहां पर हमारे पास 2 है, तो हम बोलेंगे 2B इज इक्वल टू, यहां पर हाइड्रोजन कितना है, D है, केवल एक ही है, तो यहां पर D इज इक्वल टू हाइड्रोजन हो जाएगा। और ऐसे अगर SO4 को बात करें, SO4 को एक साथ ले लेते हैं, तो SO4 हमारे पास B हो गया, तो B और यहां पर SO4 जो है C हो गया, यानी कि C। तो अब ये देख लीजिए इनमें से कॉमन कौन सा है, कॉमन मतलब जो बहुत बार रिपीट हो रहा है, जैसे हमारे पास बोल रहे A यहां पर रिपीट हो रहा है, A यहां पर रिपीट हो रहा है, 2 बार A हो रहा है, C देखो एक यहां पर रिपीट हो रहा है, एक यहां पर रिपीट हो रहा है, C। तो मान लीजिए हमने C इज इक्वल टू क्या बोल दिया, 1 मान लिया, ठीक है ना, यानी कि जो मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है उसको हम 1 मान लेंगे। हमने बोला C इज इक्वल टू 1 है, जब C इज इक्वल टू 1 हो गया, जब C इज इक्वल टू 1 हो गया तो A इज इक्वल टू भी अपने आप में 1 हो जाएगा। और जब A इज इक्वल टू 1 यानी कि C इज इक्वल टू 1 हो गया तो B इज इक्वल टू भी हमारे पास 1 हो जाएगा बेटा, ठीक। अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो D इज इक्वल टू हमारे पास 2B है और B इज इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास 2 इज इक्वल टू D, यानी कि D की वैल्यू भी हमारे पास 2 निकल के आ गई। अब देखिए रिएक्शंस को छापिएगा, तो रिएक्शंस किस तरह से हमारे पास है, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस HCl, तो ये हो गया। अब देखिए BaCl2 के सामने A लग रखा है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रखी है, A हमारे पास यहां पर 1 आ रखा है, B देखिएगा B हमारे पास भी 1 आ रखा है, C देखिए वो हमारे पास 1 आ रखा है, D देखिए D भी हमारे पास यहां पर 2 आ रखा है। और रिएक्शंस की यहां पर बल्ले 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 बैलेंस हो गई, बहुत ही आसानी से, है ना बच्चा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर अब बैलेंस देख लीजिए, बैलेंस हुई है कि नहीं, एक Ba है तो एक Ba है, ठीक, 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन, यहां पर हो गया 2 क्लोरीन, ठीक है। यहां पर 2 हाइड्रोजन तो यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, एक तो ये और यहां पर 2 आगे लग रखा है ना, तो 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहां पर देखो SO4 एक है तो यहां पर भी SO4 एक है, और रिएक्शंस हमारे पास बहुत ही आसानी से बैलेंस हो गई। अगर ABCD आती है तो रिएक्शंस भी ABCD हो जाएगी, यानी कि ABCD की तरह हो जाती है, और वो तो हमें बचपन से आती है। इसका मतलब हमें केमिकल रिएक्शंस भी बचपन से आती है ना, बैलेंस करना बहुत ही आसान है, कभी जो है कोई टफ नहीं है। तो एक जो है तुम्हारे लिए मैं दे देता हूं, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो है बुक में ये दे रखा है PbNO3, यानी कि लीड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, इस तरह से इसको हीट कर देंगे तो ये बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब तुम्हें मैं ये बोल रहा हूं, ये करके दिखाओ, क्या ये, अब ये करके दिखाओ और मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर भेजना अपना आंसर।
अब देखना तुम लोग इस रिएक्शंस को कितनी आसानी से कर लोगे और मुझे कमेंट सेक्शंस में कितनी जल्दी भेज दोगे। यहां पर मैं दावा कर रहा हूं आप लोग इसको बिल्कुल चुटकियों में कर लोगे। अगर आपने ये बातें बिल्कुल ध्यान से सुनी है तो बिल्कुल चुटकियों में, यानी कि अगर आपको एबीसीडी आती है तो आपको रिएक्शन बैलेंस करना भी आता है बहुत ही आसानी से। आया समझ में? तो चलिए छाप लीजिए।